वर्ल्ड कार फ्री डे के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने आवास से सचिवालय साइकिल चला करके पहुंचे, तो वहीं सचिवालय से अपने आवास पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ई स्कूटी चला करके पहुंचे, जिसका मकसद था लोगों को ये संदेश देना कि वे ज्यादा से ज्यादा ई व्हीकल्स या साइकिल का इस्तेमाल करें ताकि पेट्रोल डीजल से होने वाले प्रदूषण से बचा जा सके। इस दिन को खास तौर पर मनाने का मुख्य मकसद मोटर चालकों को एक दिन के लिए अपनी कारों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक दिन कार नहीं चलाने से क्या होगा, तो आपको बता दें कि एक दिन भी अगर भारी संख्या में लोग कार न चलाएं, तो इससे पर्यावरण प्रदूषण में भारी कमी आएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी वर्ल्ड कार फ्री डे पर कई मंत्रियों समेत और विधायकों के साथ अपने आवास से चंडीगढ़ में सचिवालय तक साइकिल की सवारी की। पेट्रोल के वाहनों पर न चले, कार फ्री डे एक संकेत के रूप में उसका नाम रखा गया है, लेकिन असल में डीजल पेट्रोल इस पर चलने वाली गाड़ियाँ ये कम हो, ई वाहन वो ज़्यादा चलें, लोग साइकिलों का उपयोग करें, लोग पैदल चलें, ताकि अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और प्रदूषण की भी कमी आएगी। क्योंकि हम जैसा देखते हैं दिन ब दिन जैसा प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके कारण से वायुमंडल में ऑक्सीजन की बहुत कमी आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लाएगी। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा ई वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सचिवालय परिसर में इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की तरफ से पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए लगाई डिजिटल प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आह्वान किया है कि ज्यादा वन लगाया जाए। हर साल करते हैं, इस बार विशेष योजनाएं बनाई गई। जैसे बहुत बड़े पेड़ जिनकी आयु 75 साल या इससे ऊपर हो गई, उनको हमने प्राणवायु देवता कहा। और प्राणवायु देवता इसकी रक्षा सुरक्षा जो भी परिवार करेगा, संस्था करेगी, गांव करेगा, उनको 2500 रुपया हर साल का उन प्राणवायु देवता की पेंशन। ये भी एक यूनिक प्रोजेक्ट जो है हमारा हरियाणा का है, कभी कहीं और जगह ये नहीं लिया गया। लेकिन ऐसी ऑक्सीजन देने वाले जो पेड़, और ये ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले जो पेड़ हैं, वही लंबे समय तक भी चलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई, जिसको लेकर हमने टैंकरों और हवाई जहाज से ऑक्सीजन मंगवाई। लेकिन वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हमने ऑक्सीवन स्थापित किए। वन विभाग ने 3 करोड़ नए पेड़ लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धीरे धीरे मंत्री और विधायकों समेत सभी सरकारी गाड़ियों को ई वाहन में बदलेंगे। जनरल पॉलिसी बनती है, उसमें ज़्यादातर लोग इसको अडॉप्ट करेंगे। उसमें मंत्री भी होंगे, विधायक भी होंगे, अफसर भी होंगे, सभी होंगे, धीरे धीरे सब अडॉप्ट करेंगे। ई स्कूटी व साइकिल चलाने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खबरें अभी तक से बातचीत में कहा कि उनका मकसद है कि लोग ज्यादा से ज्यादा ई व्हीकल्स का इस्तेमाल करें या फिर अपने गंतव्य तक जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें। इसे अनिवार्य करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जरूरी है कि लोग इस बात से यह संदेश लें कि वे अपने आप ही इस प्रकार के व्हीकल्स का इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सर, सुबह जो है आप साइकिल पर पहुंचे थे, अब वापस आवास की तरफ आप निकल रहे हैं, क्या कहें? देखिए, आइए सब लोग आइए। बैठे हुए सर। प्रदर्शन अपना प्रदूषण को समाप्त करने के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, प्रदूषण समाप्ति के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए आज का दिन कार फ्री डे जो घोषित किया गया है, उसका पालन मैं तो स्वयं कर ही रहा हूँ। और मैं अपील करता हूँ सब लोगों से कि इस पर पालन करना चाहिए ताकि हम प्रदूषण को रोकने में सहायक हो सकें। मंत्री विधायकों के लिए आपने स्पेशल कहा है कंपनी से कि आज के लिए हाँ, आज के दिन वो कंपनियों ने इच्छा व्यक्त की कि हमारे स्कूटर, हमारी जो वाहन खरीदने के लिए अगर कोई आगे आते हैं तो स्पेशल रिबेट आज देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज रिबेट देना चाहिए और 25% रिबेट देने के लिए वो तैयार हुए हैं। तो जो विधायक और मंत्री कुछ खरीदना चाहेंगे तो आज के दिन खरीद सकते। एक दिन का ना होकर के आपको लगता है साप्ताहिक, महीने में या कुछ ऐसा तय किया जाए कि इस तरीके का अभी ये एक संदेश देने की बात है, जनता को तैयार करने की बात है। कितना जनता तैयार होती है, इस पर लगातार काम करते रहना चाहिए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमारे साथ थे और सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि लोगों को संदेश दिया जा रहा है और संदेश के साथ साथ
आगे आने वाले समय में भी लोग इसको लेकर के प्रेरित रहें और इस प्रकार का जो आयोजन है वो हो सके, इसको लेकर के ये संदेश है। और ये देखा जाएगा आज के इस प्रयोग के बाद कि किस तरीके से जो लोग हैं वो इसका इस्तेमाल कर सके। आप देख सकते हैं पूरे काफिले के साथ इस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है सचिवालय से निकल चुके हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिस पर पूरी जो सीएम की सिक्योरिटी है, जो आमतौर पर हम देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर जो है ये सिक्योरिटी जो है मुख्यमंत्री को सिक्योर करते हुए नजर आती है। आप फिलहाल तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं सिक्योरिटी भी इसी तरीके से साइकिल और जो ई स्कूटी है उसे चलाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ सचिवालय से अपने आवास की ओर जो है वो रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद वो अपने आवास पर भी पहुंचेंगे। और साफ तौर से आज के इस पूरे कार्यक्रम का मकसद जो है वो लोगों को ये संदेश देना है कि वो पर्यावरण की ओर ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, साइकिल का इस्तेमाल करें, ताकि जो फ्यूल है उसको भी बचाया जा सके और जो प्रदूषण है वो और अधिक ना बढ़े। गांव पटोदा में शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कार्यक्रम को लेकर दावा है कि बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। झज्जर के गांव पाटौदा में 23 सितंबर को आयोजित किए जाने वाले शहीदी दिवस कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयोजकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आयोजक गांव-गांव जा रहे हैं और ग्रामीणों को शहीदी दिवस कार्यक्रम में आने का न्योता दे रहे हैं। आपको बता दें, कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ करने वाले हैं। कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल समेत कई नेताओं और विधायकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। 23 सितंबर को शहीद आजम राव तुलाराम जी का जन्मदिन के उत्सव पर पूरे पटौदा के अंदर, जिला झज्जर के अंदर इस बार शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। इसके अंदर मुख्य अतिथि माननीय हरियाणा के बहुत ही बड़े नेता कैबिनेट मंत्री माननीय राव इंद्रजीत सिंह इसके मुख्य अतिथि होंगे। इसकी अध्यक्षता हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी होंगे। शहीदी दिवस कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से लाखों लोगों की भीड़ जुटेगी। कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आरती राव भी राव इंद्रजीत के साथ शिरकत करेंगी। कार्यक्रम में जहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, वहीं शहीद परिवारों को सम्मानित भी किया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में इससे बड़ा कार्यक्रम शहीदों को नमन करने के लिए, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं होगा। इसके अंदर लाखों लाखों की भीड़ वहां पर एकत्रित होगी। अब पूरा इलाका जोश और खरोश के साथ पूरा हरियाणा इसके अंदर लगा हुआ है। वहां की जिला यादव महासभा के लोग, वहां पर गांव के पूरी पंचायतें आपस में तालमेल कर ये कार्यक्रम कर रही है। शहीदी दिवस कार्यक्रम को लेकर आयोजक गांव-गांव जा रहे हैं। गांव-गांव में जाकर लोगों को कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। साथ ही कार्यक्रम के लिए आमंत्रित भी किया जा रहा है। 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की 108वीं जयंती के मौके पर इनेलो पार्टी जींद जिले में सम्मान दिवस रैली करने जा रही है। सम्मान दिवस रैली को लेकर बहुत से दावे हैं। दावा किया जा रहा है कि सम्मान दिवस रैली ऐतिहासिक होगी। दावा है कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। साथ ही दावा ये भी है कि हरियाणा की नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से लोग आएंगे, जिनमें अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल होंगे। जींद में इनेलो पार्टी ताऊ देवीलाल की 108वीं जयंती को सम्मान दिवस समारोह के तौर पर मना रही है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। कार्यक्रम को लेकर जींद की नई अनाज मंडी में 6 एकड़ जमीन में टेंट लगाया गया है। 4 से ज्यादा मंच बनाई गई है। इस मौके पर आयोजित होने वाली सम्मान दिवस रैली में तीसरे मोर्चे के ऐलान की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। सम्मान दिवस रैली में ओम प्रकाश चौटाला 8 बड़े नेताओं के साथ भविष्य की राजनीति से जुड़े पत्ते खोलेंगे। प्रकार से हर साल जननायक चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस के रूप में उनका सम्मान किया जाता है। इस बार जींद जिले के अंदर जैसे आपने पहले भी हर साल जिस तरह मनाते आपने देखा होगा, इस बार रिकॉर्ड तोड़ ताऊ देवीलाल के सम्मान दिवस पर यहाँ हाजिरी होगी। और यहाँ हमने बैठने का लगभग 6 एकड़ से ज़्यादा कवर्ड एरिया है और जिसमें 1.25 लाख की सीटिंग बनती है।
अभय चौटाला का दावा है कि जननायक देवीलाल की 108वीं जयंती के मौके पर सम्मान दिवस रैली ऐतिहासिक रहेगी। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला रैली के मुख्य वक्ता होंगे, जो लंबे समय बाद प्रदेश की जनता से रूबरू होंगे। रैली में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, TMC नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, जनता दल के प्रधान महासचिव KC त्यागी और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह मुख्य तौर पर शिरकत करेंगे। देखिए, जो दिल्ली के बॉर्डर पर 10 महीने से किसान बैठे हैं, जो वहाँ पर शहीद हुए हैं, ये हरियाणा से कम 45 किसान शहीद हैं। उनके परिवार को चिट्ठी भेज दी है और वो यहाँ आएंगे। उनके परिवार के सदस्य को हम सम्मानित करेंगे और किसान ही देश प्रदेश की रीढ़ की हड्डियाँ है, क्योंकि किसानों की ही ये पार्टी है और किसान ही को ही सम्मानित करना हमारा फर्ज है। सम्मान दिवस रैली को लेकर बताया गया कि किसान नेता भी इसमें पहुंचेंगे और पदक विजेता खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही सम्मान दिवस रैली को लेकर इनेलो और JDP पार्टी में वार पलटवार का दौर भी जारी है, लेकिन देखना ये होगा कि रैली कितनी कामयाब हो पाती है। जितने दावे किए जाते हैं, क्या वाकई हकीकत में भी तब्दील होते हैं या फिर नहीं। चरखी दादरी के जन स्वास्थ्य विभाग में 2.5 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया है। एक क्लर्क ने इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया। जन स्वास्थ्य विभाग में 2.5 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया। आरोप है कि विभाग के क्लर्क ने कर्मचारियों के साथ मिलकर कई बिलों को फर्जी तरीके से कई बार ट्रेजरी से पास कराकर ही घोटाला किया। बिलों की राशि जब उनके खातों में पहुंची तो कार्यालय में शिकायत दी गई। इस दौरान क्लर्क अपनी ड्यूटी से गायब हो गया। अधिकारियों की ओर से बनाई गई जांच कमेटी में पूरे मामले का खुलासा किया गया। मामले को लेकर अधिकारियों ने पुलिस थाने में शिकायत भी दी। साथ ही विभाग की ओर से आरोपी क्लर्क के बैंक खातों को फ्रीज करने को लेकर भी खत लिखा गया। मामला सामने आने के बाद विभाग के कर्मचारियों ने अधिकारियों और ट्रेजरी की मिलीभगत का आरोप लगाया, रोष प्रकट किया। जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में एकजुट हुए कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कई बिलों को बार बार पास कराकर क्लर्क सुनील कुमार ने अपने रिश्तेदारों के खातों में पेमेंट डलवा दी। मेडिकल बिल, छुट्टियों के बिल और भविष्य निधि के बिल थे, उनकी 2-3 बार पेमेंट करवाई गई, जिसमें कर्मचारियों के साथ भारी कुठाराघात हुआ, जिसकी कर्मचारी को पैसा एक नहीं मिला और उसकी एक बिल की 4 बार पेमेंट अगले के खाते में, उसके रिश्तेदार के खाते में, डीलिंग एंड के घरवाली के खाते में गई हुई है। लेकिन अधिकारियों ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उसको आज 4 दिन हो चुके हैं गायब हुए उस डीलिंग एंड को, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं है। कर्मचारियों का आरोप है कि 17 कर्मचारियों के बिलों की राशि पास करा ट्रेजरी के माध्यम से क्लर्क और उसके रिश्तेदारों के खातों में डलवा दी गई। घोटाले की जानकारी मिलने पर पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान भी जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय पहुंचे, कर्मचारियों से जानकारी ली। उनकी ओर से दावा किया गया कि घोटाले की पूरी जांच होगी, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सीएन दलबीर दलाल ने बताया कि मामला संज्ञान में आने पर जांच कमेटी बनाकर खुलासा किया गया है। शुरुआती जांच में कुछ कर्मचारियों की राशि का घोटाला सामने आया है। साथ ही मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को भी बताया गया है। और बैंक में जो खाते थे, दोनों बैंक में हम पर्सनली जाके बैंक मैनेजर को मिलाए हैं और खाता सीज करवा दिया है और अगली आगामी कार्रवाई मुख्यालय को सूचित कर दिया, लेटर दे दिया और विभागीय कार्रवाई भी चालू हो गई है। एक आदमी है सुनील कुमार, जो क्लर्क है रेगुलर हमारा, उसी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में यही उसी का आया है। बाकी तो इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो पता चलेगा वो कौन हो सकता है। डुप्लीकेसी इसकी वजह से ये लाइट में नहीं आया, एक ही चीज़ को बार बार उसमें विड्रॉल की है। हाँ, परमिशन ली जाती है, अगर वो परमिशन तब होगी ना जब जेन्युइन केस हो, तो जेन्युइन वाला परमिशन क्यों लेगा, तो जेन्युइन नहीं है। फिलहाल विभागीय और पुलिस जांच में ही पूरा खुलासा हो पाएगा। फिलहाल विभाग ने आरोपी क्लर्क के बैंक खाते को फ्रीज करवा दिया है।
हरियाणा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो बड़ी से बड़ी वारदात को भी अंजाम देने से नहीं चूकते। रोहतक, पल्लल और फतेहाबाद में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा में आए दिन क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से अपराध पर रोक लगाने के लाख दावे किए जाते हैं, पर उन दावों की हकीकत कुछ और ही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूबे में बेखौफ बदमाश आए दिन नई नई वारदातों को अंजाम देकर बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। रोहतक का जो मामला सामने आया उसमें खुद खाकी सवालों के घेरे में है। दरअसल रोहतक के आर्यनगर क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप में लूट हुई। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी ज्वेलर्स एसोसिएशन का गुस्सा फूट पड़ा। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस उन्हें धमका रही है कि दुकान से सोने की लूट हुई ही नहीं और वे झूठी शिकायत के चलते उसी पर कार्रवाई करेंगे। वहीं ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत बख्शी ने कहा कि शफीक 1984 से काम कर रहा है। पुलिस पीड़ित पर बेवजह दबाव बना रही है कि वो तांबे को स्वीकार करें, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। पुलिस की तरफ से 3 अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए थे। एक अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया था। वो मांग थी कि उसको भी गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, रिकवरी के नाम पे जो SHO हैं उनकी जो भूमिका थी वो थोड़ी संदेहास्पद, क्योंकि 60 ग्राम सोना उस लड़के का चोरी हुआ। वो 60 ग्राम को 600 ग्राम भी लिखवा सकता था, 100 ग्राम भी लिखवा सकता था अगर झूठ बोलता तो। जबकि पुलिस उसे तांबे की गुच्छी पकड़ा के ये कह रही है कि तेरे से ये चोरी करके लेके गए हैं, अगर तू हमें सच सच नहीं बताएगा तो हम तेरे को ही उठा के अंदर कर देंगे। वहीं फतेहाबाद के रतिया में व्यापारी की गाड़ी पर फायरिंग कर 5.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि गाड़ी में आए कुछ हथियारबंद लोगों ने व्यापारी की गाड़ी पर फायरिंग की। उसने जान बचाने के लिए गाड़ी भी दौड़ाई, मगर गांव के बीच अचानक से उसकी गाड़ी बंद हो गई, जिसके बाद वो गाड़ी छोड़कर भाग गया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मेरा मेहमतकी गाँव है जी, ਤੇ ਰਤੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜੀ 8:30-9 ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਕੂਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਖਾਈ ਟੱਪਣ ਸਾਰ ਜੀ ਬੰਦੇ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਅਸਲੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਫੂਰ ਮਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਬੰਦ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਫੂਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਕੂਸ਼ ਲੈ ਗਏ। ਲੁੱਟ ਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, तू जो करना कर लिया। वहीं दूसरी ओर पलवल के मरौली गांव में कुछ युवकों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने फरीदाबाद के रहने वाले अमित कुमार के साथ मारपीट की और हथियारों के दम पर गाड़ी और उसमें रखी रकम को लेकर फरार हो गए, जिसके बाद युवक ने शिकायत दर्ज करवाई। तो जो भरत है वो आए मेरे पास, कह रहे गाड़ी की चाबी दे। मैंने गाड़ी की चाबी नहीं दी। उनसे फिर मेरी धक्का मुक्की हुई। उन्होंने फिर एक हथियार था शायद कुछ छोटा सा, तो उन्होंने बोला या तो चाबी दे दे या मैं फिर गोली मार दूंगा तेरे को। तो जान से मारने की धमकी दी। फिर मैंने उनको चाबी दे दी और उसमें 2 लाख रुपए थे जो कि मेरे को रजिस्ट्री के कोर्ट में पहुंचाने थे तहसील में। ठीक है, तो वो गाड़ी भी लूट के चले गए। तो उसके बाद फिर हमने 112 पे कॉल करी। 112 नंबर वाली गाड़ी आई थी। उसके बाद क्या हुआ, उन सर ने बोला था कि आप थाने चलो, तो फिर मैं थाने गया, FIR दर्ज कराई। जांच अधिकारी ने बताया कि फिलहाल शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमित कुमार एक अपने ग्राहक को अब उसकी प्लाट की बाउंड्री कराने के लिए लेकर आया था मरौली। तो वहाँ पर भरत सिंह नाम का एक लड़का है मरौली का, अपने 3-4 साथियों के साथ आया और उससे गाड़ी को छीन के ले गया था, जिसमें प्रॉपर्टी के 2 लाख रुपए भी रखे हुए थे, ऐसा बताया। तो उसमें हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। इस घटना के बाद पुलिस के हाथ कई बड़े सुराग लगे हैं। अब देखना होगा पुलिस चोर और लुटेरों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। यमुनानगर में 2 दिन पहले नाव पलटने से हुए हादसे में डूबे 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। स्थानीय लोगों के साथ SDRF की टीम ने मिलकर ये शव बरामद किए हैं। यमुनानगर के हमीदा हेड के पास उस वक्त हादसा हुआ जब कैंप निवासी सतेंद्र अपने मामा की अस्थियों को पश्चिमी यमुना नहर में प्रवाहित करने के लिए गया। इस दौरान उसका पैर फिसल गया, जिसके चलते वो डूब गया।
इसके बाद सत्येंद्र की खोज के लिए करीब 6 लोग एक नाव में सवार होकर निकले और ये नाव पानी के तेज बहाव के साथ पलट गई, जिसमें 4 लोगों को किसी तरह से बचा लिया गया। लेकिन सैकड़ों लोगों की अब तक जिंदगी बचाने वाले सुरेंद्र की पानी के तेज बहाव के साथ बह गई। बताया गया कि सत्येंद्र का दोस्त विक्की भी हादसे का शिकार हो गया। विक्की का शव पहले ही बरामद कर लिया गया। अब सुरेंद्र और सत्येंद्र के शव भी इंदिरी के पास से पश्चिमी यमुना नहर से बरामद किए गए। थाना प्रभारी सुखबीर सिंह ने बताया कि तीनों लापता लोगों के शव मिल गए थे। साथ ही बताया कि तेज बहाव के कारण नाव पलट गई थी, जिसके चलते हादसा हुआ। संडे के दिन एक अपना व्यक्ति है, लड़का सुरेंद्र नाम था उसका, वो अपने मामा जी की अस्थियां प्रवान वहाँ करने आया था। तो उस वक्त उसका सीढ़ियों से पैर फिसल गया और वो यमुना में नदी में बह गया। तो उसको उसकी बॉडी को ढूंढने के उसको बचाव कार्य में जो अपने और जो लड़के लगे हुए थे, उनमें से 2 लड़के और उसको बचाते हुए वो डूब गए। तो उसकी जो बॉडी है इसमें कुल 3 लोग डूब गए थे और तीनों की बॉडी अब मिल चुकी है। तो बॉडी हमने देख उसका पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया है। फिलहाल बरामद किए गए शवों को परिजनों को सौंप दिया है। इसके अलावा आगे भी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है ताकि इस तरह के हादसे न हो। भिवानी के देवसर गांव के खेतों में किसानों पर गिरी आसमानी बिजली, 2 किसानों की हुई मौत, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हरियाणा के भिवानी में आसमानी बिजली का कहर देखा गया। जिले के गांव देवसर में खेतों में गए किसानों पर आकाशीय बिजली गिरी। दरअसल किसान खेतों में गए थे। इस दौरान अचानक मौसम बदला, हल्की बारिश होने लगी। इस दौरान खेतों में गए 5 से 6 किसानों पर आसमानी बिजली गिर गई। देवसर से थोड़ा दूर मलवास रोड पर हमारे खेत हैं, वहाँ पर ये अपने भैंसों चराने के लिए गए हुए थे 4-5 जने हमारे गांव के, जिसमें मेरा एक ताऊ जी का लड़का था, एक हमारे ताऊ थे। ठीक है, तो वहाँ ये बैठे थे। आज बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी। बारिश शुरू होने के बाद जहाँ बैठे थे उनके ऊपर आसमानी बिजली गिर गई, जिसमें से एक रणधीर और रविंदर की उम्र थी करीबन 38 साल और रणधीर की उम्र थी करीबन 56 साल। दोनों एक्सपायर हो गए हमारे। और जो एक रामफल है वो सीरियस कंडीशन में है, यहाँ एडमिट करवा रखा है इमरजेंसी में। सूचना पाकर आनंद फानंद में परिजन इन्हें नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने 2 को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि 2 लोगों के अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। एक की हालत गंभीर है। कार्यकाल में 2 लोग आए हैं देवसर से, जिनको मुझे बताया गया आसमानी बिजली के कारण चोटिल हुए हैं। हॉस्पिटल में आने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। यहाँ आने के बाद उन्हें मैंने मृत घोषित किया है और पोस्टमार्टम के लिए उनका शव मौचरी में रखवा दिया गया है। पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी गई है। कह सकते हैं कि एक बार फिर जागरूकता का अभाव जानलेवा साबित हुआ है। सरकार और विभाग की तरफ से अक्सर चेताया जाता है कि बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश के समय घर से बाहर न निकलें और पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी खड़े न हों। ऐसे में इन हादसों से सबक लेने की जरूरत है।